अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। मैं आप सबके लिए आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफ लेकर आई हूँ जो कि बीएल होने वाला है, मॉडर्न है। और यहाँ पर जो वांगजी है वो टॉप है, जो विंग है बॉटम है, वो दोनों ही यहाँ पर एक लड़के हैं। ये ओमेगा वर्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू वांगशन वन शॉट एफ को। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक डायरी को दिखाते हुए, जहाँ पर कोई डायरी लिख रहा था। प्यार तो मैंने उससे किया था, एतबार भी उसी पे हुआ था, बट मुश्किल ये है कि मैं उसे बता नहीं पाया और प्यार जता नहीं पाया। वो डायरी में ये सब कुछ लिख रहा था। यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है जहाँ पर हम दो लड़के को देखते हैं। दोनों ही साथ में एक साथ स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाते जाते वो लोग बड़े हो रहे थे। वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, लानजान, क्या तुमने वो वाली मूवी देखी है जहाँ पर वो हीरो ऐसे जू करके आता है और हीरोइन को ऐसे बचाकर लेकर जाता है। ये सुनकर जो हमारा लानवांग जी था, लानजान, तो उसने कहा, हाँ विंग, मैंने देखा है। और पता है वो उससे कितना प्यार करता है, जितना कि हम करते हैं एक दूसरे से, है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ सही कहा। तो इनमें से एक लड़के का नाम विंग है और दूसरे लड़के का नाम वांग जी है। वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन यहाँ पर वांग जी का फीलिंग्स कुछ और है। वांग जी बचपन से ही विंग से प्यार करता है, उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो उसके बिना नहीं रह सकता है, लेकिन वो विंग के दिल की बातें नहीं जानता कि विंग उससे प्यार करता है कि नहीं। बट फिर भी वांग जी छुप छुप कर विंग से प्यार करता रहता है। इस बात से बेखबर विंग सिर्फ उन दोनों को दोस्त ही समझता है। वो दोनों टिफ़िन भी साथ में ही करते हैं और साथ में खाना खाते हैं, साथ में स्कूल जाते, साथ में घर आते हैं। ऐसे ऐसे करते करते वो लोग बड़े हो रहे थे और अब उनकी कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी थी। और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर वांग जी को पता चल जाता है कि विंग को कोई लड़की पसंद करता है और वो लड़की विंग को एक दिन प्रपोज़ भी करता है और विंग खुश होकर उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ पर विंग अपनी अंकल और आंटी के साथ रहता है, जहाँ पर मैडम यू बिल्कुल भी विंग को पसंद नहीं करता है। और जब जब मैडम यू विंग के ऊपर टॉर्चर करता है तो वांग जी जाकर मैडम यू के साथ झगड़ा भी कर आता है। कई बार उसने मैडम यू को थ्रेट भी दिया है, लेकिन फिर भी मैडम यू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। लेकिन जियांग फेंगमियान विंग से बहुत प्यार करता है। विंग का एक बड़ा भाई भी है जो गवर्नमेंट जॉब करता है, जिसका नाम जियांग चेंग है, जिसकी शादी वैन फैमिली में हुई है, वैन जिंग के साथ। और उसका एक बहन है जिसका नाम यानली है, उसकी भी शादी हो गई है जिन फैमिली में, जिन जिजवान के साथ। बस अब विंग ही बचा है। मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन ये जो लड़की विंग को प्रपोज़ किया है ना, वो विंग से कई गुना ज़्यादा रिच है और वो अपनी बाप की इकलौती बेटी है। वो शाह परिवार से है और वो विंग से बहुत प्यार करता है। लेकिन विंग को ऐसे प्रपोज़ एक्सेप्ट करते हुए देखकर किसी का दिल टूट गया। वो था हमारा वांग जी। विंग को पता ही नहीं था कि वांग जी उससे इतना प्यार करता है, क्योंकि वो सिर्फ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और वो दोनों है ही लड़का। और वैसे भी वांग जी ने भी अपना फीलिंग जाहिर नहीं किया था कि विंग को पता चलेगा। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी, तुम खुश हो कि लिली ने मुझे प्रपोज़ किया? ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब हाँ विंग, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने कहा, क्या तुम खुश नहीं हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर विंग ने कहा, तो तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। विंग, मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश रहो। सीन कट होता है। वांग जी अब ऐसे ही घूमता रहता है। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके लिली अपनी फैमिली में बता देता है कि वो विंग से प्यार करता है, और विंग भी अपनी फैमिली में बोलता है, जहाँ पर जियांग फेंगमियान के साथ साथ मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इतनी अमीर फैमिली में वो लड़की तुमसे प्यार करता है, ओह गॉड, आई कैन बिलीव इट। वो विंग से बहुत प्यार करने लगती है। वो सब कुछ एक नाटक था। लेकिन लिली ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। वो फादर की इकलौती बेटी है, उनका बिजनेस बहुत दूर तक फैला हुआ है। वो विंग को अपने साथ लेकर जाएंगे और विंग को वहाँ पर घर जमाए रखेंगे। इससे विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जियांग फेंगमियान ने भी विंग को नहीं रोका, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर रहने की वजह से विंग को कितनी टॉर्चर झेलनी पड़ी है मैडम यू की।
इसीलिए उन्होंने विंग से कहा तुम जा सकते हो और वहाँ पर रह सकते हो। उन्होंने खुद से ही विंग को मनाया और विंग मान भी गया। विंग की शादी फिक्स होने की बात सुनकर वांग जी और टूट सा गया, वो बिखर गया। उसने कहा क्यों क्यों विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मैं ही गलत हूँ। सच में किसी का प्यार अगर तुम करते हो, किसी से प्यार, तो तुम्हें इजहार करना चाहिए, नहीं तो फिर देर हो जाती है। उस सॉन्ग की तरह सीन कट होता है। वांग जी का लिखावट ख़त्म होती है। वांग जी लिखता है आज विंग की शादी है लिली के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली विंग खुश है और विंग उस घर से बाहर निकल रहा है जिस घर में उसे नर्क की आग में झेलना पड़ रहा था। इतने दिन तक वो वहाँ पर टॉर्चर झेल कर आया है। मैं खुश हूँ विंग के लिए कि विंग अब हैप्पी है। अब लिली के साथ विंग हैप्पी रहेगा। मैं खुश हूँ विंग के लिए, मैं दुखी नहीं हूँ। बस दुख सिर्फ इस बात का है, विंग मेरे पास ना आकर किसी और के पास जा रहा है। विंग हमेशा उसके पास रहेगा, उसे खुश रखेगा। विंग एक लड़का है, ये नॉर्मल बात है कि एक लड़की के साथ ही विंग की शादी होगी। मैं तो एक लड़का हूँ, अगर मैंने विंग को प्रपोज भी किया तो शायद विंग मुझे एक्सेप्ट ना करे। वांग जी ये बोलकर लिखना ख़त्म करता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। वांग जी ने कहा आज विंग की शादी है, उसकी शादी में मैं बहुत एंजॉय करूँगा। मैं विंग को पता लगने नहीं दूँगा कि मैं दुखी हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसकी ज़िंदगी बदलने जा रही है, वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा। नहीं, मैं दुखी नहीं हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रेडी होकर नीचे आ गया। उसका अंकल कुरैन, वांग जी का ज़िंदगी में एक यही तो है, उसका अंकल लान कुरैन, जिसने उसे बचपन से ही बड़ा किया है। एक एक्सीडेंट में लान कुरैन की पैर चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वांग जी का साथ नहीं छोड़ा। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी, जिसमें वांग जी ने अपनी मॉम, डैड, अपनी भाई और अपनी एक छोटी सी बहन को भी खो दिया था। सिर्फ उस एक्सीडेंट में अगर कोई बच गया तो वांग जी और उसका अंकल था। लेकिन फिर भी अंकल का पैर हमेशा के लिए चली गई। उनके पैर तो हैं लेकिन अब वो चल नहीं सकते। वो पूरी तरीके से पैरालिसिस हो चुके थे। वो सिर्फ व्हील चेयर में थे, लेकिन वो बात करना, हिलना डुलना, ये सब कुछ कर सकते थे। उनकी उम्र बढ़ रही थी। उन्होंने वांग जी से कहा वांग जी देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड विंग शादी कर रहा है, अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। वांग जी ने कहा अंकल मुझे उस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है। उसके अंकल बीमार भी थे और उनके लिए एक नर्स भी था जो उनका टेक केयर कर रहा था। सीन कट होता है। वांग जी शादी के माहौल में पहुंच जाता है जहां पर मेहमान ही मेहमान थे। वहां पर बहुत बड़ा एक स्टेज बनाया गया था क्योंकि अमीर बेटी की शादी हो रही है, खर्चा तो उसका बाप करेगा ही ना। यहाँ पर विंग जो कि था वो जब आ रहा था, गाड़ी से उतर रहा था, तो उसे देखकर वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। वांग जी ने कहा काश इस वक्त स्टेज पर मैं होता और विंग मेरे पास ऐसे ड्रेस में आता तो बात ही कुछ अलग होती। लेकिन आज बात कुछ और अलग है। विंग धीरे धीरे करके स्टेज के ऊपर चला गया जहाँ पर विंग लिली के लिए वेट कर रहा था। लिली भी अच्छे से खुद को संवार रही थी, वो सच रही थी। वेडिंग ड्रेस में लिली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वांग जी जो कि खड़ा था वहाँ पर, विंग ने उसे देखते हुए कहा हाय लानजान, तुम कब आए? वांग जी ने कहा थोड़ी देर पहले आया हूँ। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसने कहा लानजान आज तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, समझे? तुम बहुत अच्छे गाना गाते हो। वांग जी ने कहा हाँ विंग, आज मैं खुलकर नाचूंगा और खुलकर गाऊंगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग। विंग ने कहा तो तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा विंग ये खुशी की आंसू हैं, तुम नहीं समझोगे। विंग ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद लिली स्टेज पर आ जाता है। विंग ने कहा सच कहूँ तो ये शादी करने का मेरा उतना ज़्यादा मन नहीं है, लेकिन फिर भी ये शादी करने से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मुझे यहाँ से निकलना है और अंकल ने मुझे कहा है कि तुम शादी कर लो। लेकिन फिर भी लिली बहुत अच्छी लड़की है, तुम क्या कहते हो वांग जी? वांग जी ने कहा हाँ लिली अच्छी लड़की है। विंग ने स्माइल किया। वांग जी ने कहा किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, नहीं तो देर हो जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा यही मेरा गाना है। वांग जी गाना गाने लगता है। ये सुनकर विंग ने कहा वाह ये गाना तो बहुत अच्छा है, तुमने बनाया? वांग जी ने कहा यस। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वांग जी खुद गाना बनाकर विंग की शादी में आया है।
शादी कंप्लीट होता है। विंग ने लिली को रिंग पहनाया और लिली ने भी विंग को रिंग पहनाया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं और फिर वो लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर कोई किसिंग वाला सीन नहीं था, ठीक है, पहले बता रही हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर किसिंग वाला सीन था कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ उन दोनों ने रिंग पहनाया था और कबूल किया था। उसके बाद जब वो लोग नीचे आते हैं स्टेज से, तब वांग जी उन दोनों को देखकर और ज़्यादा रो रहा था। वांग जी अब कुछ देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो बाहर चला गया। वो एक ड्रिंक की बोतल को उठा लेता है और वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। बाहर जब वो बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तब वहाँ पर विंग अपनी अंकल आंटी के साथ आता है और फिर विंग उन्हें गुड बाय बोलता है, क्योंकि विंग अब हमेशा के लिए लिली के साथ जा रहा है। कुछ दिन तक वो शंघाई में रहेगा और फिर जाकर वो अमेरिका चला जाएगा, जहाँ पर वो लिली के साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। ये सोचकर ही वांग जी को रोना आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था और ड्रिंक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ से उठ जाता है और उठने के बाद उसने कहा, विंग तुम पराये हो गए। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, ये लांजान कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसने लांजान को कई बार देखा, ढूंढा, लेकिन उसे नज़र नहीं आया। इसीलिए वो अब हाल छोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और फिर लिली भी आ जाती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। मैडम यू जियांग फेंगमियान से कहता है, क्यों ना हम विंग को अपने साथ रखते या फिर हमें विंग अपने साथ लेकर जाता। जियांग फेंगमियान ने कहा, हमारा एक बेटा भी है और बहू भी है, आप भूल रही हो तुम। ये सुनकर मैडम यू ने अपनी फेस को टेढ़ा कर लिया। सीन कट होता है। हम ब्रिज के पास देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी पुलिस थी। वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ ऐसे ही उलट पलट कर गिरी हुई थी, जैसे कि बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में शायद कोई ज़िंदा नहीं होगा, इस कदर से गाड़ियाँ कुचंबर बन चुकी है। पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं लगता, आपको क्या लगता है? वहाँ पर इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ सही कहा, वैसे यहाँ पर बहुत सारी कार थी और ऊपर से एक एम्बुलेंस भी था। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, न जाने जो लोग घायल हो गए हैं वो लोग कैसे होंगे। मैंने सुना है शादी करके 2 जोड़ी भी जा रही थी, उनमें से जो ग्रूम था वो तो बच गया है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट आया है। लेकिन जो ब्राइड थी वो मर चुका है। यहाँ तक कि उस गाड़ी में जितने सारे लोग थे वो सब लोग मर चुके हैं, सिवाय एक इंसान के। ये सुनकर दूसरे इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ सारी डेड बॉडीज़ को हम लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हम एक हाथ को देखते हैं, जिस हाथ में रिंग था, और उसे लेकर वो लोग सफ़ेद कपड़े को ढककर उसे लेकर जा रहा था। और वो सफ़ेद जो हाथ था उसमें वेडिंग रिंग पहना हुआ था, वो एक लड़की की हाथ थी और वो एम्बुलेंस के अंदर उसे लेकर चला जाता है। सीन कट होता है। इधर जो वांग जी था वो पैकिंग कर रहा था अपनी अंकल को लेकर। वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। वांग जी अब पढ़ाई ख़त्म कर चुका है, वो अब एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। इसीलिए वांग जी इस शहर से दूसरे शहर में जा रहा है ताकि वहाँ पर जाकर वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। वांग जी अपने अंकल को लेकर निकल रहा था। न्यूज़ में आ रहे थे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट ने बहुत सारी जानों को ले लिया है। न जाने किसके घर में कितने सारे लाश होगी। ब्रिज के पास नाकाबंदी है, पुलिस ने पूरे रास्ते को सील कर दिया है। न जाने ये एक्सीडेंट बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट है या फिर किसी की सोची समझी साजिश है, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जा रहे थे अपनी बेटी और अपने दामाद को लेकर। वांग जी इस न्यूज़ को सुन रहा था लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो लोग दूसरे शहर में जाते हैं। सीन यहीं पर ही कट होती है। अब बीत गए थे 2 साल। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 साल बीत चुके थे। 2 साल, न जाने इन 2 सालों में क्या क्या चीज़ चेंज हो चुका है, क्या क्या चीज़ बदल चुका है, क्या क्या चीज़ बदलने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। स्टोरी सुनते रहिए। हम किसी की आँख को देखते हैं, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। जब वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो सफ़ेद कलर के रूफ़ को देखता है, जिसके नीचे एक बेड पर वो लेटा हुआ था। धीरे धीरे करके वो अपने चारों ओर देखता है।
वो एक ऐसा रूम था जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसा कि वो एक हॉस्पिटल का रूम था। उसके ऊपर सिलाइन भी चल रही थी। वो इंसान उठकर बैठ गया एकदम से ही। वहाँ पर एक नर्स भी थी। उसे देखकर उसने कहा, सर डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। 2 साल बाद पेशेंट को होश आ गया। ये सुनकर वहाँ पर डॉक्टर दौड़कर आ गए। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा विभूषण था। उसने कहा, मिस्टर वी, क्या आप ठीक हो? ये विभूषण था। उसने कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? फिर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विभूषण, आप पिछले 2 साल से कोमा में थे। आपको पता है आप कितनी बड़ी मौत के मुंह से घूम कर आए हो? विंग ने कहा, मैं शादी करके जा रहा था। उसके बाद वो ब्रिज के सामने लिली ने मुझे एक चुटकुला सुनाया। मैं हंसने लगा। हमारे साथ साथ ड्राइवर भी हंस रहा था। लिली के मॉम डैड भी हंस रहे थे। हम सब हंस रहे थे। पीछे हमारे कार्स आ रहे थे, हमारे गार्ड्स के कार। सामने हमारे और गार्ड्स के कार थे, लेकिन वो लोग पहले से ब्रिज को पार कर चुके थे। लेकिन अचानक से एक टैंकर वहाँ से आया और फिर उसने हमारे सामने तीसरे नंबर कार को टक्कर मारा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहाँ पर जितनी सारी गाड़ियाँ थी वो पूरा बिखर गया और हमारी गाड़ी पर आग पहुँचते ही हमारी गाड़ी भी पूरी तरीके से ब्लास्ट होने लगी और फिर सब कुछ आग में जल गया। मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस मैंने देखा लिली ने गेट खोलकर मुझे धक्का मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुके हो। आपको पता है वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ से 80 लोग मर्डर हो चुके हैं। 80 लोग को जानबूझकर मारा गया है। वो बिजनेसमैन जो कि था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था चाइना का, श्याओ फैमिली का, मिस्टर श्याओ। वो अपनी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर आ रहा था और उसकी राइवल्स ने ही ये अटैक करवाया। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ। विंग बाहर आता है। वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था। उसने कहा, आखिर मैं ही क्यों? हर वक्त बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे ज़िंदगी के 2 साल बस ऐसे ही बर्बाद हो गए, बस ऐसे ही। वो कब्रिस्तान में था। वो लिली की कब्र के सामने था। उसने कहा, आई एम सॉरी लिली, मुझे माफ़ कर दो। हस्बैंड होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, उल्टा तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम उस दिन मुझे धक्का नहीं मारते और मैं उस गाड़ी से बाहर नहीं आता तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ जल कर मर जाता लिली। उसके बाद वो लिली की मॉम और डैड की कब्र के पास जाता है। उसने कहा, अंकल आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ। आपने अपनी बेटी की हाथ मेरे हाथ में रखा, लेकिन मैं गैर जिम्मेदारी की तरह वहाँ से बचकर बाहर आ गया। लेकिन लिली, मैं उनसे बचा नहीं पाया। लिली, हम अच्छे दोस्त थे और उसके बाद हम बंधन में बन चुके थे, लेकिन फिर भी हम साथ नहीं रह पाए। लगता है मैं तुम्हारे लिए एक बैड लक था। शादी होने की वजह से ही तुम्हारी जान चली गई। मुझे माफ़ कर दो लिली, और अंकल आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग वहाँ से बाहर आता है। वो कब्रिस्तान में सफ़ेद रंग का फूल लेकर गया था। विंग बाहर आकर एक चैन की सांस लेता है। उसने कहा, अंकल आंटी। उसके बाद वो अंकल आंटी के पास जाता है, जहाँ पर एक 2 साल का बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था। उस बच्चे का नाम जियांग क्यूची था। उसे देखकर विंग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम क्यूची है। विंग ने कहा, क्या तुम आचिंग के बेटे हो? ये सुनकर उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वहाँ पर बेंचिंग आ गई। उसने कहा, बदमाश क्यूची। वो विंग को देखकर रुक गया। उसने कहा, विंग, मॉम, डैड। वहाँ पर जियांग फैंगलियान और मैडम यू आ गए। मैडम यू ने कहा, तुम कि ये विंग का भूत तो नहीं है ना? जियांग फैंगलियान ने कहा, बकवास बंद करो। विंग, तुम यहाँ पर? विंग ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर। वैसे आपको पता है क्या हुआ था? जियांग फैंगलियान ने कहा, हमें तो लगा कि तुम मर चुके हो। सब लोगों ने कहा कि विंग मर चुका है, वो गाड़ी पूरी तरह से जल चुका है। विंग ने कहा, नहीं, बस गाड़ी से मैं बाहर निकल गया था, तो फिर मैं बच गया और मैं 2 साल से
कोमा में था, जिसकी वजह से मुझे आगे की बात कुछ भी याद नहीं है। जियांग फैंगमियान ने रोते हुए कहा, मुझे एक पल के लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है बेटा। ये बोलकर उसने उसे हग कर लिया। मैडम यू ने कहा, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विंग ने कहा, आंटी मैं कहाँ और जाऊँ, कहीं तो मेरा कोई भी नहीं है आप लोगों के अलावा। मैडम यू ने कहा, बहुत मुश्किल से तुम जैसे बैड लक को हमने घर से बाहर निकाला है। तुम जहाँ भी जाते हो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वजह से बेचारी लिली की मौत हो गई, उसकी पूरी परिवार मर चुका था। हमें तुम्हारा बॉडी नहीं मिला, हमें लगा शायद तुम जल्द कर राख हो चुके होंगे, लेकिन तुम तो जिंदा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने लोगों को मारने के बाद तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हो, ये सोचकर कि हम तुम्हें हमारे घर में रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, बस करो। मैडम ने कहा, आप बस कीजिए। अगर ये लड़का घर में रहेगा तो मैं मेरे बेटे और बहू को लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, तुम बहुत आगे बोल रहा हो। विंग ने कहा, बस चुप हो जाइए, मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आंटी, आप लोग शांत हो जाइए। मैडम यू ने कहा, तो फिर दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम झगड़े की वजह हो, तुम आए हो इसीलिए हमारे झगड़ा हो रहा है, समझे? विंग ने कहा, आंटी। जियांग फैंगमियान ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग ने कहा, बस अंकल। जियांग फैंगमियान ने कहा, अंदर आ जाओ विंग, बैठो खाना खाओ। विंग ने कहा, नहीं, अब मैं अपना कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ। मैडम यू ने कहा, ठीक है, जाओ अपना सामान लो और ऐसे दफा हो जाओ, समझे? विंग अपने सिर को झुकाकर ऊपर आता है उसके रूम पे। अपने रूम को इतने साल बाद, इतने दिन बाद देखकर वो इमोशनल हो गया था। उसके बाद वो फिर से अपने सामान को लेकर बाहर आता है। मैडम यू ने कहा, ले लिया सामान, अब चलो जाओ यहाँ से, और आइंदा एक बात याद रखना, हमारे घर तक आना बिल्कुल नहीं, समझे तुम? ये सुनकर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है आंटी, मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा, दफ़ा हो जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट। ये सुनकर विंग वहाँ से बाहर आ गया। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग बेटा तुम कहाँ जाओगे? विंग ने कहा, कहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है लानजान, मैं उसी के पास जाऊँगा, मुझे उससे मिलना है। कितने दिन हो गया मैं उससे मिला भी नहीं, और मेरा मोबाइल भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जियांग फैंगमियान ने विंग को कुछ पैसे दिए। उन्होंने कहा, ये लो, कुछ खा लेना, और हाँ, तुम्हें एक मोबाइल ख़रीदना है ना, तो तुम मोबाइल ख़रीद सकते हो, ठीक है? यहाँ पर 50,000 रुपये हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हो अंकल? अंकल ने कहा, ये पैसे तुम्हारे ही है, तुम्हारे फादर ने मुझे रखने के लिए दिया था, जब तुम्हारा मुश्किल वक्त आएगा तब देने के लिए कहा था। शादी के बाद मैं ये पैसा तुम्हें ही देने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद अगर तुम्हारे अंकल आंटी देख लेगा, तुमने आंटी ने देख लिया तो फिर शायद वो झगड़ा कर सकती है, इसीलिए मुझे लगा शायद जब तुम अकेला रहोगे तब मैं तुम्हें दे दूँगा। विंग ने कहा, थैंक यू अंकल। उसके बाद वो चला गया वहाँ से। विंग एक फ़ोन खरीदता है, अपने नाम का एक सिम कार्ड बनाता है, और फिर वो वांग जी के घर तक जाता है वांग जी से बात करने के लिए। वो डोरबेल पर क्लिक करता है। एक सर्वेंट आकर डोर को ओपन करता है। उसने कहा, जी आप कौन? फिर विंग ने कहा, ये वांग जी का घर है ना, लान वांग जी का। फिर उसने कहा, नहीं तो ये लान वांग जी का घर नहीं है, अब ये तो मिस्टर शू का घर है, वो एक टीचर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, क्या आप उनसे मिलने आए हो? विंग ने कहा, मिस्टर शू कौन है? यहाँ पर तो लान वांग जी रहता है ना। फिर एक आवाज़ आती है, कौन है? वो एक औरत की आवाज़ थी। फिर मेड ने कहा, मैडम देखिए ना, कौन लान वांग जी को ढूंढ रहा है, पता नहीं लान वांग जी कौन है। फिर उसने कहा, उसे अंदर बुलाओ। विंग अंदर आ गया। विंग को देखकर उस औरत ने कहा, हाँ बताइए। फिर विंग ने कहा, ये घर लान वांग जी का था, लान वांग जी मेरा दोस्त, मैं उससे मिलने आया हूँ। उस औरत ने कहा, हेलो मिस्टर विभूषण, मैं मिस्टर शू की पत्नी हूँ। वो मेरा पति एक टीचर है और वो यहीं पर रहते हैं। दरअसल आप जिस लान वांग जी की बात कर रहे हो ना, वो अब यहाँ पर नहीं रहता है, उन्होंने मेरे पति को घर भेज दिया है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या उसने घर भेज दिया? फिर उसने कहा, हाँ उसने घर भेज दिया है और वो कहीं और चले गए हैं। मैंने सुना है कि वो कहीं और बिज़नेस बनाने के लिए गए थे। उसके बाद
मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड के पास उनका नंबर था, शायद वो अब नंबर नहीं रहा होगा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या वो नंबर मुझे मिल सकता है? ये सुनकर मिसेस सो ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं मेरे हस्बैंड से बात करता हूँ। फिर उसके हस्बैंड से उसने बात किया। उसकी वाइफ ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर विभूषण, वो नंबर अब उनके पास नहीं है। उसका पुराना फ़ोन कहीं खो गया था, इसीलिए नए फ़ोन में वो नंबर नहीं है। विंग ने कहा, अब कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको तंग किया। अब क्या मैं जान सकता हूँ कि वांग जी कब आपको घर बेचा था? फिर उसने कहा, आज से करीब 2 साल पहले, वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद वाले दिन। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मेरी शादी के बाद वाले दिन ही उसने घर भेज दिया और चला गया? ओह ठीक है, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। विंग बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो कुछ खाना खा लेता है। खाना ख़त्म करने के बाद उसने कहा, लानजान, तुम भी कहीं चले गए, सब मुझसे दूर हो गए, एक के बाद एक सब लोग, अंकल, आंटी, लिली और तुम भी। मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओगे। मुझे बिना बताकर तुम कहीं और चले गए। तुमने एक बार के लिए भी मुझे बताया नहीं कि तुम कहीं और जा रहे हो। लानजान, मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट छोड़ कर गए थे, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, विंग अब रेल स्टेशन पर आ चुका था। वो दूसरे शहर में जा रहा था। उसने कहा, इस शहर में इतना कुछ हो गया है, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे शंघाई जाना पड़ेगा। मैं शंघाई जाऊँगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन आती है और विंग ट्रेन के अंदर आ जाता है। बैठ कर वो वांग जी की सारी बातों को याद कर रहा था, वांग जी के साथ बिताए हुए हर एक पल, क्योंकि वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड था और सबसे पहले ही उसे वांग जी की याद आई थी। वांग जी से मिलने के लिए वो तरस रहा था, न जाने क्यों एक डोर उसे खींच रही थी वांग जी की तरफ। धीरे धीरे करके उसको नींद आ गई और फिर वो सो गया। सीन कट होता है। विंग अब शंघाई शहर में था। अब उसे एक रहने के लिए घर चाहिए। वो रेंट पर एक घर ढूंढ रहा था। वो एक लड़के से बात कर रहा था। उस लड़के ने उसे कहा कि हाँ, हम हमारा 2nd फ्लोर रेंट पर दे रहे हैं। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उस लड़के ने कहा, लेकिन महीने में आपको 5,000 रुपये लगेंगे। विंग राज़ी हो गया और विंग एडवांस में ही पहले मंथ का किराया दे दिया था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसे कम से कम घर तो मिल गया रहने के लिए। विंग को अब एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। विंग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। विंग कपड़े ख़रीदा, उसके बाद कुछ चीज़ें ख़रीदा और फिर रहने के लिए घर भी ले लिया, खाना भी खाया और इस शहर तक आया। एक मोबाइल भी ख़रीदा था, जिसकी वजह से विंग के पास कुछ ही पैसे बाकी थे। विंग ने कहा, अब मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं कौन सा जॉब ढूंढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग इंटरव्यू के लिए पेपर्स पर कुछ ढूंढ रहा था। उसे लान कॉर्पोरेशन नाम का एक कंपनी दिखता है। उसने कहा, यहाँ पर एक पोस्ट खाली है, क्या मैं इसके लिए अप्लाई करूँ? हाँ, विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद विंग इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग निकल गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। विंग के साथ एक लड़के की मुलाकात होती है, जिसका नाम नी हो सेंग था। नी हो सेंग विंग को देखते हुए कहा, क्या तुम यहाँ पर जॉब के लिए आए हो? विंग ने कहा, हाँ। नी हो सेंग ने कहा, हाँ, मैं भी जॉब के लिए आया हूँ। पता है, यहाँ पर कुछ पोस्ट खाली है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ सही कहा, मैंने देखा पेपर पर। नी हो सेंग ने कहा, काश हम दोनों को जॉब मिल जाए। विंग ने कहा, क्या तुम्हारे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है? उसने कहा, हाँ, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। फिर एक लड़का बाहर आता है, जिसका नाम शुयांग था। शुयांग ने कहा, नेक्स्ट नी हो सेंग। उसके बाद नी हो सेंग चला गया। थोड़ी देर बाद नी हो सेंग बाहर आ गया। उसने कहा, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुनकर उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। नेक्स्ट अब विंग की बारी थी। थोड़ी देर बाद विंग गया। वहाँ पर एक लड़की मौजूद थी और वो लड़की ही सबकी इंटरव्यू ले रहा था। उसका नाम शीशी था। उस लड़की ने कहा, यस। उसने विंग से उसका फ़ाइल मांगा। विंग ने अपना फ़ाइल दे दिया और फिर उसने चेक किया। उसने विंग को सिलेक्ट करते हुए कहा, गुड, तुम बहुत अच्छे हो। चलो, तुमने मेरा क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया, अब से तुम जॉब में आ सकते हो। तुम अगले हफ्ते से ज्वाइन करना, ठीक है? विंग ने कहा, यस मैम। उसके बाद विंग भी बाहर आ गया। नी हो सेंग ने कहा, हे विभूषण, क्या तुम सिलेक्ट हो गए? फिर विंग ने कहा, हाँ, उसने मुझे सिलेक्ट कर लिया।
फिर विंग बाहर आ गया नी हो सांग के साथ। नी हो सांग ने कहा तुम रहते कहाँ हो? विंग ने अपने घर का एड्रेस उसे दिया। नी हो सांग ने कहा मुझे खुशी होगी कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो ताकि हम साथ में ऑफिस आ सकते हैं? विंग ने कहा ठीक है। विंग ने अपना नंबर भी उसे दे दिया और फिर वो लोग साथ में ऑफिस आने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। सीन कट होता है। विंग अपना घर जा रहा था। अचानक से इसने देखा कि रास्ते पर बहुत बड़ा एक गोलमाल लग गया है, जिसकी वजह से रोड जैम हो चुका था। विंग ऑटो में था और विंग आसपास देख रहा था। विंग ने कहा ओ गॉड, अब इतना बड़ा जैम। वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो लड़के चिल्ला रहे थे। विंग ने कहा ओ गॉड। वहाँ पर पुलिस आ गया और फिर वहाँ से उस लड़की को हटाने लगा। वो लड़की चिल्ला रही थी। उसने कहा इसने जानबूझकर मुझे ठोका, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। विंग का ऑटो अब पास हो रहा था। धीरे धीरे करके जैम क्लियर हो रहा था क्योंकि पुलिस वहाँ पर आ चुकी थी। जब विंग वहाँ से जा रहा था तब अचानक उसने बाहर से कार के अंदर लान वांगजी को देखा। उसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने कहा लानजान, ये तो लानजान है, इतनी लग्जरी कार में वो क्या कर रहा है? विंग ने कहा हे रोको। तभी अचानक से ही वो कार स्टार्ट हो गई और वो चलने लगी। विंग ऑटो से बाहर आ गया और लानजान बोलकर चिल्लाने लगा और वो उस कार के पीछे भागने लगा। लेकिन फिर भी वो कार नहीं रुका। लान वांगजी अपनी फ़ोन में बिजी था और उसके कान में हेडफोन था, जिसकी वजह से उसे सुनाई नहीं दिया कि कोई उससे बुला रहा है। विंग ने कहा इसका मतलब लानजान इस शहर में ही है। मैं उसे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? सीन कट होता है। वहाँ पर पुलिस आ गई। इसने कहा हे मिस्टर, तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? पता है तुम्हारी वजह से क्या हो जाता भी? विंग ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, रोड पर ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, वो लान वांगजी को मैं बुला रहा था। पुलिस ने कहा लान वांगजी को? आई मीन मिस्टर लान को? उसने कहा हाँ। पुलिस ने कहा तुम्हें पता भी है वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और तुम उसे ऐसे बुलाओगे वो आ जाएगा? विंग ने कहा मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतने दिन बाद हम मिले हैं। पुलिस ने कहा ओह तुम हंसा रहे हो, तुम उसका बेस्ट फ्रेंड हो, सड़क छाप कहीं के। विंग ने कहा देखिए इंसल्ट मत कीजिए, क्या आपको पता है उसका घर कहाँ है? पुलिस ने कहा हाँ, उसने उसका घर का एड्रेस दिया। विंग ने कहा मैं कल ही वांगजी से मिलने जाऊँगा। उसके बाद विंग अपने घर आ गया। वो बहुत थक चुका था। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वांगजी के एड्रेस को देख रहा था और चेक कर रहा था अपने लैपटॉप पर। उसने कहा मैं कल ही वांगजी से मिलने जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीन कट होता है। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। वो डॉक्टर से बार बार पूछ रहा था मेरा अंकल कैसा है, क्या वो ठीक हो गए? डॉक्टर ने कहा माफ़ कर दीजिए, आपके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ नहीं कह सकते। फिर थोड़ी देर बाद उसके अंकल को वांगजी देखने जाता है, जहाँ पर उसका अंकल वांगजी को देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसके अंकल ने कहा मैं खुश हूँ कि तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हो, लेकिन मैं दुखी भी हूँ, तुम्हारी शादी मैं नहीं देख पाया। वांगजी ने कहा अंकल प्लीज़ चुप हो जाइए, ऐसा मत बोलिए, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकल ने कहा नहीं बेटा, अब ठीक नहीं होऊंगा मैं, ये मेरा आखिरी समय चल रहा है, मुझसे प्रॉमिस करो जाने के बाद अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करोगे, एक शादी कर लोगे और खुश रहोगे। वांगजी ने कहा लेकिन अंकल, उसका अंकल ने कहा प्रॉमिस करो। वांगजी ने कहा लेकिन अंकल मेरी बात सुनिए, मैं शादी। तब इसके अंकल ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा क्या तुम मुझे प्रॉमिस नहीं कर सकते हो? वांगजी ने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं शादी कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप ठीक हो जाइए प्लीज़। अंकल कुरैन ने कहा बस यही सुनना था। ये बोलकर उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया और उसने हमेशा के लिए अपनी दम को त्याग किया। आई मीन वो अब परलोक जा चुके हैं, उसकी डेथ हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करते हैं। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी बहुत ज़ोर से रो रहा था। वांगजी को रोते हुए देखकर डॉक्टर और नर्स भी अपनी गम में डूबे हुए थे। फिर सीन कट होता है। अगले सुबह विंग वांगजी को ढूंढते उसके घर तक पहुंच गया था। वांगजी का इतना बड़ा घर देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे। सब लोग
वहाँ पर ऐसे ब्लैक कलर के ड्रेस में आए थे। ये देखकर वो पूरी तरीके से हैरान थे। विंग ने कहा, यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं?" विंग धीरे धीरे करके अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तब उसने देखा कि अंकल लान कोरैन नीचे लेटे हुए हैं और जो वांग जी हैं वो बैठकर रो रहा है और बाकी सब लोग भी बैठकर रो रहे हैं। वांग जी जो कि है वो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, रो रो कर उसकी बुरा हालत था। विंग ने कहा, क्या यहाँ पर क्या हुआ है? एक इंसान ने कहा, अंकल लान कोरैन अब नहीं रहे, कल रात को ही उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? इसका मतलब लान जान की इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो वांग जी को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग अंकल को उठाने के लिए बोलते हैं। अब समय आ चुका है उनके समाधि का। वांग जी ने कहा, नहीं, मेरे अंकल को लेकर मत जाओ। अंकल, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, इस बच्चे को छोड़कर क्यों जा रहे हो? विंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आ गया, कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, लान जान। वांग जी जब लान जान वर्ड सुनता है वो साइड में देखता है, वहाँ पर विंग था। अब विंग को देखकर उसकी आंखों के आंसू और बढ़ गए थे। उसने कहा, विंग। वांग जी ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, विंग अंकल को कहो ना उठने के लिए, वो नहीं उठ रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। विंग अंकल से कहो ना। विंग, तुम अंकल के पास आते थे ना, तुम उनसे कितनी बातें करते थे, अब बातें करो ना, उस अंकल से बोलो ना मुझसे बात करने के लिए। मैंने कितनी बार बुलाया लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। विंग ने रोते हुए कहा, लान जान संभालो अपने आप को, अंकल अब नहीं रहे, तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, मुझे पता है वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ है ना। विंग ने कहा, वांग जी संभालो अपने आप को, प्लीज़ संभालो। फिर सब लोग अंकल को उठा लेते हैं। जब अंकल को कॉफिन में डाल रहे थे कब्रिस्तान में, तो वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, विंग भी रो रहा था। सब लोग उन्हें फूल देते हैं, विंग भी देता है। विंग ने वांग जी से कहा, लान जान। वांग जी भी अपना फूल अंकल को दे देते हैं। उसने कहा, अंकल अब मैं किसके साथ रहूँगा, क्या करूँगा? मेरी जीने की वजह भी खो गया, अब मैं क्या करूँ अंकल? मेरा सब कुछ क्यों खो जाता है, क्यों? फिर अंकल को वो लोग समाधि बना देते हैं। उसके बाद कब्र के सामने बैठकर वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग भी उसके पीछे खड़ा था। बारिश हो रही थी, वांग जी और विंग दोनों ही भीग रहे थे। सीन कट होता है, वांग जी अपनी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। विंग उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है। विंग ने कहा, लान जान ये लो कॉफ़ी। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर कब आए? विंग ने कहा, मैं तो कुछ दिन पहले आया हूँ, यहाँ पर मैं कुछ जॉब ढूंढ रहा था। वांग जी ने कॉफ़ी को लेते हुए कहा, जॉब ढूंढ रहे थे? विंग बैठ गया। विंग ने कहा, हाँ, मैं जॉब ढूंढ रहा था। वांग जी ने कहा, तुम जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? इतनी अमीर घर की लड़की से शादी कर लिया, क्या वो तुम्हें एक जॉब भी नहीं दे सकते हैं? विंग चुप था। वांग जी ने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, फिर तुम अमेरिका क्यों नहीं गए? क्या बात है विंग? विंग ने कहा, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? वांग जी ने कहा, क्या पता होना चाहिए मुझे? विंग ने कहा, लान जान, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन हम लोग जा रहे थे गाड़ी में खुशी से। तुमने ये तो सुना होगा ना कि ब्रिज के सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने सुना था, क्या हुआ है? विंग ने कहा, मेरी खुश नसीब है कि मैं बच गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या उस एक्सीडेंट में तुम थे? विंग ने कहा, सिर्फ मैं नहीं, लिली के मॉम डैड, हमारे गार्ड्स, हम सब लोग थे। हम हंसी मजाक कर रहे थे, गाड़ी में हंस रहे थे, पता है। उसके बाद एक टैंक आ गया और फिर अचानक से एक कार के साथ उसकी टक्कर हो गया और फिर वो ब्लास्ट हो गया। लिली ने मुझे धक्का मारा गेट खोलकर। अचानक से ही आग पूरी गाड़ी को निगल लिया और फिर बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो गया और मैं जाकर एक दीवार से लग गया और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे ऊपर एक जलती हुई गाड़ी गिरने वाली थी, लेकिन मैं लुढ़कते हुए साइड हो गया और फिर मेरा आंखें बंद हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मुझे होश आया तब मैं नर्सिंग होम पर था।
जब मुझे होश आया तब डॉक्टर ने कहा कि 2 साल से मैं कोमा में था। वांग जी ने कहा, क्या तुम 2 साल से कोमा में थे? विंग ने कहा, हाँ। शाह परिवार की मौत हो चुकी थी और जिन्होंने उन्हें मारा उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वांग जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है विंग। विंग ने कहा, मैं बहुत अनलकी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता है, अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें पता है, लिली के साथ शादी होने की वजह से भी लिली की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देखो, सब मुश्किल भी नहीं था ना, कितनी आसान था। सच में मेरी आंटी ठीक कहती है, मैं बैड लक हूँ, जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत हो गया। उसकी पूरी परिवार ख़त्म हो गया। शू परिवार का भी जेल हो गई। फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने घर को बेच दिया है और तुम कहीं और चले गए हो। पूरे शहर में तुम कहीं नहीं हो। मुझे लगा शायद तुम कहीं और चले गए होगे। तुम्हारा नंबर भी मेरे पास नहीं था और ना ही मेरा मोबाइल था। मैंने एक नया मोबाइल तो ले लिया, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं था। मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं शंघाई में आ गया। शंघाई में मुझे एक जॉब चाहिए थी। मैं जॉब लेने के लिए लान कॉर्पोरेशन में गया, जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया। वांग जी ने कहा, क्या तुम सिलेक्ट हो चुके हो? विंग ने कहा, हाँ। उस लड़की ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। वैसे भी मेरा काम कुछ ज़्यादा प्रेशर का नहीं है, बस बैठकर कुछ फाइल्स को रूट करना है। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम करोगे वो काम? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने स्माइल किया। विंग ने उसे देखते हुए कहा, उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था ऑटो से, तब मैंने तुम्हें देखा। तुम एक लग्जरी कार में थे। तुम्हें कितनी बार बुलाया, लान जान, लेकिन तुम सुने ही नहीं। वांग जी ने कहा, कब? मुझे कुछ याद नहीं है। वेग ने कहा, फिर मैंने पुलिस से एड्रेस मांगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिस्टर लान हो और इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो। तुम इतने अमीर हो, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारा घर देखकर सच में मैं चौंक गया कि तुम इतने अमीर बन चुके हो। वांग जी, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरा वो छोटा सा दोस्त लान वांग जी हो। वांग जी ने हंसते हुए कहा, छोटा? विभूषण, मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो चुका हूँ। वेग ने कहा, हाँ, तुम बहुत बड़े बन चुके हो और बहुत हैंडसम भी। ये सुनकर वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझे लाइक करते हो? वेग ने कहा, क्या? फिर वांग जी चुप हो गया। सीन कट होता है। वांग जी और वेंग डिनर कर रहे थे। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। वेंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा अंकल की आज डेट हो चुकी है। मैं तुमसे मिलने आ रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे लगा शायद तुम खबर सुनकर आए होंगे। वेंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वांग जी ने कहा, तभी तो मैं बोलूँ कि एक इंसान अमेरिका से सीधा यहाँ पर कैसे आ गया। वेंग ने कहा, मजाक मत करो। वांग जी ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं एक बकले डर गया था कि मैं सच में वेंग को देख रहा हूँ या फिर कोई और है जिसे मैं वेंग सोच रहा था। वेंग ने कहा, मुझे? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हें। वेंग ने स्माइल किया। सीन कट होता है। फिर वेंग अपने घर जाने के लिए रेडी था। वांग जी ने कहा, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़कर आएगा। वेंग ने कहा, थैंक यू सो मच, और वेंग अपने घर चला गया। वांग जी ने कहा अपने माइंड में, तुम्हें रोकने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं तुम्हें रोकता तो तुम कुछ और समझते। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम मुझसे फिर से दूर हो जाओ। सीन कट होता है। वेंग अपने घर में आ चुका था, लेकिन उसे वांग जी की बहुत फिक्र हो रही थी। अब वांग जी उस घर में अकेला ही है और उसका अंकल भी अब उसके साथ नहीं रहा। वांग जी के ऊपर कितना कुछ बीता है। वेंग उसे अकेला छोड़कर यहाँ पर आ चुका है। वेंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वांग जी ने भी तो वेंग को नहीं रोका। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वेंग ऑफिस जाता है। जब वेंग ऑफिस जाता है तब निहो सेंग के साथ उसकी मुलाकात होती है। निहो सेंग ने कहा, मुझे अर्जेंट कॉल आया था और कल ही ज्वाइन करने के लिए बोला। तुम्हें भी? वेंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। और फिर वो लोग एक साथ ऑफिस के अंदर आते हैं। ऑफिस के अंदर आने के बाद वो लोग अपने अपने डेस्क पर जाकर बैठते हैं। निहो सेंग और वेंग का डेस्क एक ही साथ था। वेंग ने उससे पूछा कि हमें क्या काम दे जाएंगे। फिर वहाँ पर सीसी आ गई। सीसी ने एक फ़ाइल देते हुए कहा, ये लो।
सर ने कहा है ये फ़ाइल पूरा करने के लिए, और पूरा करने के बाद उनके केबिन पे जाकर देकर आना, ठीक है। और तुम निहो सेंग, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ और काम दिखाना है। निहो सेंग ने कहा ठीक है मैम। उसके बाद निहो सेंग शीशे के साथ चला गया और इधर जो विंग है वो अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करने लगा। फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद वो धीरे धीरे करके फ़ाइल को एक साथ करता है। जोड़ने के बाद वो उठ जाता है और उठने के बाद वो उस केबिन की तरफ जाता है जहाँ पर उसे ये फ़ाइल जमा करना है। वो धीरे धीरे करके केबिन के अंदर आता है। जब वो अंदर आता है तो अंदर वाला इंसान किसी से फ़ोन में बात कर रहा था पीछे के साइड घूमकर। वेंग ने कहा मैं कम इन सर। उसके बाद उसने कहा कम इन। फिर वो अंदर आ गया। विंग अंदर आकर कहा सर ये फ़ाइल्स मैंने रेडी कर लिया है, क्या मैं इसे यहाँ पर रख दूँ? वो इंसान ने कहा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। कट करने के बाद वो सामने मुड़ता है। जब वो सामने मुड़ता है तब विंग उसे देखकर पूरा ही हैरान था। उसने कहा तुम? वांग जी ने कहा सरप्राइज़। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा ये कंपनी मेरी तो है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा लान कॉर्पोरेशन, इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी है? वांग जी ने कहा यस। क्यों, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है? विंग ने कहा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था, इसीलिए नहीं बताया। तुम गुस्सा हो क्या? विंग ने कहा गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुमने नहीं बताया कि तुम लान कंपनी की ओनर हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा वांग जी तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचते हुए देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तुम्हें याद है बचपन में जब मुझे स्कूल में सब लोग बुली कर रहे थे तब तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरी हेल्प किया। वांग जी ने कहा हाँ विंग, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारा वो टिफ़िन लाना, मुझे अपने हाथों से खिला देना, मुझे सब कुछ याद है। विंग ने कहा हर वक्त तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोटेक्ट किया, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पर, यहाँ तक कि मेरी आंटी के सामने भी तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मुझे ट्यूशन पढ़ाया जब मेरे आंटी ने कहा कि वो पैसा खर्चा नहीं कर सकती मेरे पीछे। वांग जी तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। वो छोटा सा वांग जी, हाँ मानता हूँ कि तुम मेरे सीनियर थे, लेकिन फिर भी तुम कितने छोटे थे ना। वो छोटा सा वांग जी अब इतना बड़ा बन चुका है, अब वो एक कंपनी का ओनर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उसी कंपनी की एक बस एम्प्लॉय हूँ। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरा गुड लक हो। विंग ने कहा नहीं लानजान, मैं किसी का गुड लक नहीं बन सकता हूँ। मैं जब भी किसी की ज़िंदगी में जाता हूँ तो उसकी ज़िंदगी भी बैड लक बन जाता है। वांग जी ने कहा मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मेरी ज़िंदगी में आकर देखो। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं। विंग ने कहा लानजान, तुम सच में बहुत अच्छे हो, काइंड हो और कितने हैंडसम हो। वांग जी ने कहा विंग तुम कहाँ रहते हो? मैंने सुना है कि तुम एक रेंट पर घर में रहते हो। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा मेरे पास इतना बड़ा घर है लेकिन रहने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला और 2 मेड्स, वो भी दिन में रहते हैं। विंग ने कहा हाँ तो? वांग जी ने कहा क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे? विंग ने कहा तुम्हारे घर में? अब तुम सच कह रहे हो? वांग जी ने कहा हाँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ विंग मना मत करना। विंग थोड़ी देर को सोचता है, उसके बाद उसने कहा ठीक है लानजान, मैं तुम्हारे घर में रहूँगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच विंग, तुम आज ही मेरे साथ जाना, ठीक है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सीन कट होता है। वांग जी विंग का सारा सामान अपनी गाड़ी के अंदर रख रहा था। उसने कहा कुछ और बाकी है? विंग ने कहा नहीं, कुछ और बाकी नहीं है। वांग जी और विंग दोनों ही निकल गए वहाँ से। फिर वांग जी अपने घर में विंग को लेकर पहुँच चुका था। वो अपने सामने वाले रूम को विंग को दिखाते हुए कहा ये देखो, ये रूम तुम्हारा है, अब से तुम यहाँ पर रहोगे। विंग ने कहा शुक्रिया लानजान, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहूँगा। वांग जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। फिर इधर विंग अपने रूम के अंदर आता है। वो रूम बहुत बड़ा था, एक लग्जरी रूम, बहुत बड़ा बेड था, वहाँ पर काउच थे, एक बैल्कनी भी था, अटैच बाथरूम थे, वहाँ पर बहुत कुछ था, फ्लावर वास, टेबल लैम्प, बहुत कुछ, टेडी बियर्स, बहुत कुछ था वहाँ पर।
विंग ये रूम देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने कहा थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा तुम फ्रेश हो जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग डिनर करने के लिए नीचे आ गया। सीन कट होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विंग वांग जी के घर में रह रहा था। न जाने क्यों विंग को वांग जी की तरफ एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रहा था। उसका केयर, उसका काइंडनेस विंग को इतना अच्छा लग रहा था। विंग ने अपने माइंड से कहा लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं उसके बारे में ये सब नहीं सोच सकता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठा नहीं था। जब वांग जी उसे देखने के लिए जाता है तब देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ है। वह विंग के पास गया। उसने कहा विंग क्या बात है, तुम आज जल्दी नहीं उठे, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। विंग ने कहा तबीयत ख़राब लग रही है। वांग जी ने उसे चेक किया, उसे बुखार था। वांग जी ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर दिखाया, वो विंग का केयर कर रहा था। तभी अचानक वांग जी के पास कॉल आता है। वो विंग को सूप पिला रहा था। विंग थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था इस पर। वांग जी का कॉल आता है और सीसी ने कहा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आज आप नहीं आए हो, ये आप क्या क्या कर रहे हो, आपको पता है इतनी बड़ी डील कैंसिल हो जाएगी। वांग जी ने कहा विंग की तबीयत ख़राब है, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। सीसी ने कहा लेकिन 150 करोड़ की प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा अगर आप इस मीटिंग पर नहीं आए तो। वांग जी ने कहा पहले विंग, उसके बाद वो 150 करोड़ का मीटिंग, समझे। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। कॉल कट करने के बाद विंग ने वांग जी को बहुत समझाया लेकिन वांग जी नहीं मान रहा था जाने के लिए। विंग ने उसे कहा देखो अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है, प्लीज़ जाओ वांग जी, मना मत करो। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर वांग जी निकल गया। थोड़ी देर बाद वांग जी विंग को कॉल करता है। तकरीबन आधे घंटे बाद विंग तब बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था और कार्टून देख रहा था। कॉल को उठाते हुए विंग ने कहा यस लानजान। वांग जी ने कहा मेरा एक फ़ाइल मैं घर पे छोड़कर आ चुका हूँ, मेरा ड्राइवर जा रहा है, प्लीज़ उसे दे दो। वो फ़ाइल मेरी कबर्ट पर है, तुम उसे ओपन करना और एक ग्रे कलर का फ़ाइल है, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग उसकी कबर्ट को ओपन करता है जहाँ पर एक ग्रे कलर का फ़ाइल था, उसके साथ एक डायरी भी था। विंग ने कहा ये डायरी। विंग ने डायरी को बाहर निकाला, वहाँ पर एक हार्ट बना हुआ था। विंग ने कहा यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। तभी कार की हॉर्न सुनकर विंग नीचे आ गया और फिर उसने उसे दे दिया, फाइल को दे दिया। फिर वो ड्राइवर लेकर निकल गया। विंग के हाथ में तब वो डायरी थी। विंग ने कहा हार्ट बना हुआ है, लगता है वांग जी ने यहाँ पर अपने दिल की बात लिख कर रखा है। क्या मैं पढ़कर देखूं कि वांग जी का कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, लेकिन किसी की डायरी पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं पढ़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे लेकर अपने रूम में चला गया। वो उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है। जब वो डायरी को खोलता है तब वहाँ पर लिखा हुआ था लव विथ यू विंग, ये सब कुछ लिखा हुआ था। आई लव यू विंग, ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा क्या। जब उसने डायरी को पढ़ा तब उसके दिमाग और घूम गया। वो पूरी डायरी को पढ़ रहा था। बिल्कुल शुरुआत से वांग जी ने लिखा है, जब से वो विंग से मिला है तब से ही ये डायरी लिखना वांग जी ने स्टार्ट किया है। विंग की तरफ उसका क्या फीलिंग्स था ये सब कुछ उसने उस डायरी में जाहिर किया है। जब वो डायरी को पढ़ रहा था तब विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर वांग जी के पास जाता है और वांग जी जल्दबाजी में फ़ाइल को लेकर चला जाता है। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वांग जी फिर से ड्राइवर के पास आता है। उसने कहा विंग कैसा है, तुमने विंग को देखा, वो बिल्कुल ठीक है ना। ड्राइवर ने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि वो किताब पढ़ रहे हैं, उनके पास एक डायरी भी था। वांग जी ने कहा ओह डायरी था, कैसा डायरी। फिर ड्राइवर ने कहा एक ब्लैक कलर की डायरी था जिसमें हार्ट बना हुआ था रेड कलर का। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा नहीं वो तो मेरी डायरी है। उसके बाद वो वहाँ से दौड़ लगाता है, जल्दी से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ओ नो, वो डायरी विंग को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर विंग ने उसे पढ़ लिया तो शायद विंग चला जाएगा, फिर से मैं विंग को एक और बार खो दूँगा। उसके बाद वो अपने घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो मेड दरवाज़ा ओपन करता है। जब वो विंग के रूम में पहुँचता है तब विंग उस डायरी को पूरा ही ख़त्म कर चुका था। वो सिर्फ आखिरी पन्ना पढ़ रहा था और उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। वो उस डायरी को अपने हाथ से छोड़ देता है, वो नीचे गिर जाता है। वो पूरा डायरी पढ़ चुका था। वांग जी वहाँ पर आकर नील डाउन होकर गिर गया। उसने कहा ये नहीं होना था।
विंग ने वांग जी को गिरते हुए देखा। विंग की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग को रोते हुए देखकर वांग जी ने कहा, विंग हम आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, दोबारा मुझसे अलग मत होना। विंग कुछ नहीं कह रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस वांग जी को एकटक घूर रहा था। वांग जी उठ गया, उसने डायरी को उठाते हुए कहा, ये सब मेरी बातें हैं, बुरा मत मानो विंग, मुझे पता है। फिर विंग ने कहा, ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? वांग जी ये सुनकर दंग रह गया। वांग जी ने कहा, क्या? विंग उठ गया, उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम समझते क्या हो लान वांग जी अपने आप को? तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे हिलाने लगता है। वांग जी ने उसे हाथ को उठाते हुए कहा, तो और क्या करूँ मैं? बताओ, कर भी क्या सकता हूँ? तुम्हारे लिए सब कुछ मेरे दिल में है। तुमको अगर बोलता तो शायद तुम मुझसे दोस्ती तोड़ देते। ये सोचकर मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन जब मेरा बोलने का वक्त आया तब लिली ने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया और तुमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब बताओ, तुम दोनों के बीच में मैं कैसे आऊँ? विंग ने कहा, बस एक बार मुझसे बात कर लेते, बस एक बार मुझे कह देते, लेकिन तुमने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, कैसे बोलता विंग, जबकि तुम इतना खुश थे। तुम अपनी शादी को लेकर, हर चीज़ को लेकर, यहाँ तक कि लिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। विंग ने कहा, तुम एक बार पूछ लेते कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है, बट तुमने कभी नहीं पूछा। फिर वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस डायरी को फाड़ दूँगा, मैं इसे फाड़ दूँगा। ये बोलकर वो डायरी को उठा लेता है। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं, तुम इसे नहीं फाड़ोगे। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। विंग, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम इसे नहीं फाड़ोगे। फिर वांग जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना विंग? विंग ने कहा, तुम्हें एक बात पूरा करना है। वांग जी ने कहा, कौन सी बात? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ मुझे। विंग ने कहा, उसकी फेस को पकड़ के, तुमने लिखा ना तुम्हारा सपना है कि तुम शादी करोगे मुझसे, तो चलो तुम्हारा सपना पूरा करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मेरा सपना? वांग जी को समझ में नहीं आया। विंग ने कहा, बुद्धू, मैं शादी करने की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी की फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या विंग, तुम सच कह रहे हो? तुम शादी करोगे मुझसे? विंग ने कहा, हाँ, क्यों नहीं करूँगा, जबकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम। विंग ने कहा, लानजान, इन दिनों में मुझे भी तुम्हारी तरफ एक अलग से फीलिंग हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डोर तुम्हारी तरफ मुझे खींच रहा है। मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ, लेकिन मैं हूँ ही तो एक लड़का ना। तुम्हें बोलने के लिए मैं बहुत डर रहा था, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम अमीर बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बोल रहा हूँ। और वैसे भी ये ज़माना क्या कहेगा अगर हम दो लड़के। वांग जी ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। विंग ने कुछ नहीं सोचा, सीधा वांग जी को किस कर लिया। वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया, क्लोज़ किया, वांग जी ने अपने आइज़ को क्लोज़ किया और फिर उसने विंग के लिप्स को फील किया। वो एक बहुत जेंटल एंड सॉफ्ट किस था। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, और सक करते करते कब वांग जी और विंग अपनी जो ड्रेस था, जो शर्ट था, उसे ओपन कर लिया था। उन दोनों को पता नहीं था। वो दोनों ही हाफ नेकेड बन चुके थे, और वांग जी उसकी जो स्किन था उसे अपने हाथ से टच करते हुए उसे बेड की तरफ लेकर जा रहा था। अभी तक वो लोग किस कर रहे थे, उन्होंने किस को ब्रेक नहीं किया था। थोड़ी देर बाद वो लोग बेड के पास पहुंच जाते हैं और वो बेड पर गिर भी जाते हैं। विंग वांग जी को वापस टाइटली हक कर लेता है, और फिर वांग जी उसके लिप्स के ऊपर बाइट करता है, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को डीप और डीपली किस करते जा रहे थे।
वांग जी भी उसकी निपल को अपने हाथ से पिंच कर रहा था। वो उसके लिप्स को छोड़कर उसके पूरे फेस पर किस करता है, उसके नेक पर आता है जहाँ पर वो एक सक बाइट करने लगता है। वो वहाँ पर बहुत सारी लव बाइट छोड़ता है। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो बार बार वांग जी की बालों को सहला रहा था और उसे हग कर रहा था और आई लव यू बोल रहा था, जिससे वांग जी पूरी तरीके से टर्न ऑन हो चुका था। वांग जी हार हो चुका था और वो विंग के लिए मरा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो विंग की बेटी के पास आता है और उसके नेवल के साथ खेलने लगता है। अपनी टंग से लीक करता है, सक करता है, बाइट करता है, उसकी पूरी टमी के ऊपर लव बाइट बनाता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट्स बनाता है और फिर वो उसके ट्राउज़र को निकाल देता है और उसे प्रिपेयर करने लगता है। जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट फिंगर को इंसर्ट करता है तो विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, एक तो पानी का खुशी और खोने का गम। न जाने क्यों विंग को दोनों तरफ से ही सुकून मिल रहा था। वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर से। प्रिपेयर होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है, अपने ट्राउज़र को निकालता है और फिर अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है, जहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी इंसर्ट हो जाता है और फिर मूव होना स्टार्ट होता है। वह विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने विंग से बहुत सारी प्रॉमिस किया, वह विंग का ध्यान रखेगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब विंग उसे छोड़कर लिली के पास चला गया था। विंग ने उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ नहीं पाया, तुमने मुझे माफ़ किया। वांग जी ने कहा, बस तुम मेरे पास हो, मैं इसीलिए खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी ने विंग से कहा, हम कल शादी कर लेंगे, ठीक है। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो लोग पूरी रात ऐसे ही इंटीमेट होते रहे। सीन कट होती है। अगले दिन वो लोग वेडिंग हॉल में पहुंच चुके थे और वो लोग शादी करने वाले थे। विंग को डर था। विंग ने वांग जी से कहा कि मैं फिर से बैड लक तो नहीं बनूंगा ना। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। शादी करके जब वो लोग घर आ रहे थे तब विंग को घबराहट सी हो रही थी, फिर एक एक्सीडेंट ना हो जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए वांग जी से दूर ना हो जाए। वह बहुत घबराए हुए था। लोगों ने काफ़ी सारी बातें सुनाया, लेकिन वांग जी और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस वो दोनों ही जानते हैं। उन्हें लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी ने पूरे मीडिया के सामने विंग को प्रपोज़ भी किया था और अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया था। वो लोग खुशी खुशी जी रहे थे। धीरे धीरे करके लोगों ने उनके ऊपर इंटरेस्ट छोड़ दिया और फिर वांग जी और विंग अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। वांग जी और विंग साथ में ही बिज़नेस को चलाते हैं। अब विंग वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वांग जी भी विंग के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताने लगे। वांग जी विंग को लेकर अंकल और आंटी कबल के पास गया था, जहाँ पर जाकर उसने अपने अंकल से बात किया और अपने अंकल को विंग से मिलवाया और वहाँ से एक फूल खिल उठा। ये देखकर वांग जी समझ गया कि अंकल कितने ज़्यादा हैप्पी हैं उन दोनों की शादी की वजह से। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ के उस कब्रिस्तान से बाहर आ रहा था, जहाँ पर से पीछे से अंकल कुरैन दोनों हाथ से उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब वांग जी वर्जिन था तभी मैं समझ गया था कि वांग जी क्यों वर्जिन है, सिर्फ विंग के लिए। और ये बोलकर ही वो स्माइल करते हैं और उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और फिर धीरे धीरे करके वो गायब हो गए। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने शोल्डर के ऊपर वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सिर को रखते हुए कहा, लान सान, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बेबी अडॉप्ट करना चाहिए? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, ज़रूर, क्यों ना हम पेपर्स रेडी कर ले। विंग ने कहा, हाँ मुझे 2 बेबीज़ चाहिए। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, आपको कैसा लगा आज का न्यू वांगशन फैन फिक्शन? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना अच्छा लगा है। हाँ, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को। सो फिर गाइस, मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई फैन फिक्शन के साथ। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वांगशन वन शॉट FF पे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय गाइस।